Good morning, students. Myself Jitendra Kumar. Today we will discuss about the an important topic of genetics, that is mutation. आज हम लोग एक अनुवांशिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम म्यूटेशन है, और म्यूटेशन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जो है आपको क्रोमोसोम एबरविएशन यानी चेंज इन क्रोमोसोम, इस पर भी जो है चर्चा करते हुए इसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं शुरू करूं, उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कुछ समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है म्यूटेशन की, कि म्यूटेशन होता क्या है। तो एक्चुअल में म्यूटेशन जो टर्म है उसका सबसे पहले उपयोग ह्यूगो डी ब्रीज नामक एक साइंटिस्ट था, उसने 1900 या 1900 में ओइनोथेरा लेमार्कियाना में किया था। डार्विन ने इन्हीं म्यूटेशन को स्पॉट्स कहा था। जीन म्यूटेशन आर रिवर्सिबल, मतलब जो जीन के उत्परिवर्तन है या म्यूटेशन है वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि उनमें बदलाव होता रहता है। अगर वो एक बार हो जाए तो पुनः उसी स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन को सॉल्टेशन भी कहा था। क्या कहा था? सॉल्टेशन किसने कहा था? ह्यूगो डिब्रीज ने। अगर हम म्यूटेशन को एनसीईआरटी की दृष्टि से देखेंगे तो एनसीईआरटी में म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन which results in alteration of DNA sequences and consequently results in change in जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि म्यूटेशन क्या है? एक फिनोमिनन है जिसका परिणाम आता है कि डीएनए सीक्वेंस में अल्ट्रेशन होता है, बदलाव होता है, और जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप, किसी भी जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में कंसिक्वेंटली जो है चेंजेस आते हैं। इन एडिशन की बात करें तो इसमें रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। म्यूटेशन के कारण जो है जो डीएनए है उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। हम इसको थोड़ा सा पेन को कलर कर लेते हैं ब्लू कलर से, क्योंकि रेड तो ये है ही। ठीक है, तो ये अगर हम देखें क्रोमोसोम एबरविएशन की बात करें, क्रोमोसोम में चेंजेस की बात करें, तो म्यूटेशन के अंतर्गत जो है कई तरीके के चेंज होते हैं। एक तो लॉस होता है जिसको हम डिलीशन बोलते हैं, और एक गेन होता है जिसको अपन डुप्लीकेशन या इंसर्शन बोलते हैं। ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब या तो डीएनए का सेगमेंट टूट करके डिलीट हो जाता है, अलग हो जाता है, या फिर जुड़ जाता है। मतलब गेन होता है तो डुप्लीकेशन होता है, मतलब वह सेम डीएनए की सिंथेसिस कर लेता है, या जुड़ता है, इंसर्शन होता है। ठीक है, रिजल्ट्स इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम। और इससे क्या होता है, जब डीएनए में या जीन में चाहे तो डिलीशन हो, चाहे डीएनए के सेगमेंट में चाहे गेन हो, तो इससे क्रोमोसोम में अल्टरेशन आता है, क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं। अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और एबरविएशन। मतलब इससे क्या होता है, जब क्रोमोसोम में अल्टरेशन होगा तो इससे एबनॉर्मलिटीज पैदा होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर और एबरविएशन आएंगे। क्रोमोसोमल एबरविएशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। और जो क्रोमोसोमल एबरविएशन है या चेंजेस हैं वो जो अधिकांशतः देखे गए हैं वो कैंसर कोशिकाओं में देखे गए हैं, कैंसर सेल में देखे गए हैं। और क्रोमोसोम एबरविएशन के कारण या जीन म्यूटेशन के कारण कैंसर भी एक डिजीज हो सकती है, और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। आगे अगर हम देखें तो पॉइंट म्यूटेशन आता है। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? अगर हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो ये क्या होता है? म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के किसी एक सिंगल बेस पेयर में जो है जब चेंज के कारण म्यूटेशन उत्पन्न होता है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और ये सिकल सेल एनीमिया इसका बेस्ट उदाहरण है। मतलब जो डिजीज़ है ह्यूमन बीइंग्स या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सिकल सेल एनीमिया है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो हम देखेंगे डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मतलब किसी भी डीएनए सेगमेंट के डिलीट हो जाने या यहाँ से वहाँ हो जाने को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इंसर्शन हो जाता है, ये तो डीएनए उसमें जुड़ गया है, ये डीएनए डिलीट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देयर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस्ड म्यूटेशन, दीज आर रेफर्ड एज म्यूटेशन। मतलब कई ऐसे बहुत सारे केमिकल रसायन हैं और फिजिकल फैक्टर हैं, भौतिक कारण हैं जिनके कारण म्यूटेशन इंड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, और इनको हम म्यूटाजन कहते हैं। ऐसे फैक्टर्स को क्या कहते हैं? म्यूटाजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर को हम म्यूटाजन कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो कई तरीके के फैक्टर्स होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर ऑल्सो म्यूटाजन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज भी एक तरीके के म्यूटेशंस होते हैं और ये भी ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं। फ्रॉम अदर सोर्स, ये तो एनसीईआरटी का था। अगर हम दूसरे सोर्स की बात करें, ये जो नोट्स हैं ये मैंने कई सोर्स से मिलकर के बनाए हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग टीजीटी पीजीटी का आने वाले समय में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियोस को या इस चैनल पर पड़े जितने भी वीडियोस हैं वो इम्पोर्टेंट है, उन सबको एक एक करके देखें, नोट्स प्रिपेयर करें। क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करें दूसरे सोर्स से जो हमने लिया है म्यूटेशन को, तो उसमें दिया हुआ है कि स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स आर इरिवर्सिबल। मतलब किसी भी क्रोमोसोम के अंदर होने वाला परिवर्तन, वो चाहे संरचनात्मक परिवर्तन हो चाहे संख्यात्मक हो, स्ट्रक्चरल हो चाहे तो न्यूमेरिकल चेंजेस हो, वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होता है, मतलब अपरिवर्तनीय होते हैं। उनमें कोई परिवर्तन एक बार हो गए सो हो गए, फिर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकते। जीन म्यूटेशन को सबसे पहले जो है सेट राइट ने 1791 ने एनकॉन्सीप, जिसको हम शॉर्ट लॉग्ड लैंप बोलते हैं, पर कार्य करते हुए रिकॉर्ड किया था। जीन म्यूटेशन को सबसे पहले किसने? सेट राइट ने 1791 में एनकॉन्सीप या शॉर्ट लॉग्ड लैंप पर कार्य करते हुए रिकॉर्ड किया था। स्टेज की अगर हम बात करें, म्यूटेशन जहाँ पर स्टेज एट विच म्यूटेशन अकर्स, तो ये किसी भी स्टेज पर म्यूटेशन जो है वो किसी भी स्टेज पर जो है पाया जा सकता है, किसी भी स्टेज पर पाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड। अगर म्यूटेशन गैमीट के फॉर्मेशन के पहले होता है तो इससे केवल एक जीव ही प्रभावित होगा, इन गैमीट या जाइगोट। ओनली वन ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड। मतलब जब गैमीट अवस्था होगी या जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तब भी अगर म्यूटेशन होता है तो एक ही ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन जाइगोट के अंदर अगर म्यूटेशन होता है, व्हेन इट हैज़ अंडरगोन सम डिवीजन, जाइगोट कई सारे कुछ डिवीजन में पार्टिसिपेट कर चुका हो, जब उसमें कई सारे विभाजन हो चुके हों, तो ओनली ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड। तो क्या होगा? उस जीव के जो ऑर्गन्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, बनने वाले जीव के ऑर्गन्स जो बहुत सारे होंगे वो अफेक्टेड होंगे। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें मतलब म्यूटेशन के, तो इन ड्रोसोफिला फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इज 1 × 10⁻⁻⁵। इतनी ही फ्रीक्वेंसी ड्रोसोफिला में रिकॉर्ड की गई थी म्यूटेशन की। अब हम बात करें म्यूटाजन की। म्यूटाजेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जो पदार्थ म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं, द फैक्टर्स विच अराइज द म्यूटेशन या द फैक्टर्स विच अफेक्टेड टू द क्रोमोसोम और जीन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराइज ऑफ म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटाजन।
ठीक है, इनको क्या कहते हैं, म्यूटाजन कहते हैं। और म्यूटाजन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल म्यूटाजन और दूसरे केमिकल म्यूटाजन्स। ठीक है, एक होते हैं फिजिकल म्यूटाजन्स और दूसरे होते हैं केमिकल म्यूटाजन्स। अगर हम फिजिकल म्यूटाजन्स की बात करें तो फिजिकल म्यूटाजन्स में एक्स रेज हैं, बीटा रेज हैं, गामा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज, ये सब फिजिकल म्यूटाजन्स की श्रेणी में आते हैं। यूज ऑफ एक्स रेज एज म्यूटाजेनिक एजेंट वॉज फर्स्ट शोन बाई एच जे मुलर इन 1927 इन ड्रोसोफिला। मतलब सबसे पहले जो एक्स रेज हैं उनका एक म्यूटाजेनिक एजेंट के रूप में जो वर्क था वो एच जे मुलर ने सबसे पहले 1927 में ड्रोसोफिला पर कार्य करते हुए देखा था। उसके बाद एल जे सैडलर ने 1928 में मक्के पर और बार्ले पर काम करते हुए भी एक्सरेज के म्यूटाजेनिक प्रभाव को देखा था। उसके बाद हम रेडिएशंस की बात करें, जैसे रेज हैं, फर्दर टू टाइप्स आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। अगर हम इसकी बात करें आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस की, तो एक्स रेज, बीटा रेज और गामा रेज ये तो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं और एज अ म्यूटाजेनिक एजेंट काम करती हैं। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में बात करें तो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और ये लो पेनिट्रेटिंग रेट होता है इनका और ये भी एज अ म्यूटाजेनिक एजेंट वर्क करती हैं। अब हम केमिकल म्यूटाजन की अगर बात करते हैं केमिकल म्यूटाजन की, तो मस्टर्ड गैस जो होती है 2 से 3 जीन्स जनरेशन्स के बाद अपने प्रभाव को छोड़ती है। जो मस्टर्ड गैस होती है ये 2 से 3 जनरेशन तक जो है इनका प्रभाव होता है। 2 से 3 जनरेशन के प्रभाव के बाद जो मस्टर्ड गैस होती है वो अपने इफेक्ट को छोड़ती है और म्यूटेशन उत्पन्न करती है। एथाइल यूरेथेन, ठीक है, और फॉर्मेल्डी हाइड फिनॉल्स ये भी एज अ म्यूटेशंस काम करते हैं। नाउ डेज यूज म्यूटेशंस, अभी वर्तमान समय में बहुत सारे म्यूटेशंस हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको यूज किया जाता है, जिनमें आपका नेलिक हाइड्राजाइड है, हाइड्रोजाइलेमाइन है, ठीक है, हाइड्राजाइन है, उसके बाद नाइट्रस एसिड है, एमएमएस है, एमएमएस का मतलब है मिथाइल मीथेल सल्फोनेट, और ईएमएस है। ईएमएस का तो मैंने अपने एमफिल के दौरान यूज़ भी किया, इथाइल मीथेल सल्फेट का। इसके ट्रीटमेंट से मैंने अपने सीड को ट्रीट करके जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्ञात की थी, तो इसका तो मैं यूज़ भी कर चुका हूँ एक बार ईएमएस का। ईएमएस जो है इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड केमिकल म्यूटाजन इन डिफरेंट क्रॉप्स प्लांट नाउ डेज। मतलब इसका सबसे ज़्यादा यूज ईएमएस का होता है अभी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स एज म्यूटाजन, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो व्हीट में सरवती सोनारा जो बनाई गई है डिजीज स्पीसीज, तो उसके लिए गामा रेडिएशंस को एज अ म्यूटाजन यूज किया गया। किस पर? सोनारा 64 वैरायटी पर। मैक्सिकन ड्वार्फ बीट वैरायटीज जो थी उस पर गामा रेज को एज अ म्यूटाजेनिक एजेंट यूज किया गया, उससे ट्रीट करके सरवती सोनारा का डेवलपमेंट किया गया और ये डेवलप की गई थी बाई डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दिस वैरायटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और यही जो सरवती सोनारा वैरायटीज़ है जिसको सोनारा 64 से बनाया गया, ये वैरायटीज़ भारत के जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसके लिए उत्तरदायी है। इसके कारण ही भारत में जो गेहूं की उपज है उसको लगातार बढ़ाया गया। अगर हम राइस की बात करें, इन राइस तो रेमी वैरायटीज है एक, ठीक है, उसको बनाया गया इसी के यूज से गामा रेडिएशंस को यूज करके। बार्ले में एरेक्टोइड्स और एरेक्टीफेरम वैरायटीज़ हैं, इनको भी एज अ म्यूटेशन गामा रेज का यूज करके बनाया गया है। और इन पेपरमेंट्स की अगर हम बात करें तो टॉड्स मिचेम
वेराइटीज़ है, एक हाईली डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है और ये इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो इसको भी बनाया गया। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जीन्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में हर साल 101% आता है। पिछले बार तो 2-2 क्वेश्चन आए थे। तो जीन जो मतलब शब्द है, इसको दिया था जो ये शब्द है अल्ट्रा स्ट्रक्चर से संबंधित जीन के, वो बेंजर ने 1957 में दिए थे और उसने जीन के 3 फॉर्म बताए थे। जीन के कितने फॉर्म बताए थे? 3। नंबर 1 सिस्टोन, नंबर 2 रेकॉन और नंबर 3 म्यूटॉन। तो व्हाट इज द सिस्टोन, व्हाट इज द रेकॉन और व्हाट इज द म्यूटॉन? तो सिस्टोन फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होती है, that is it is a cystone is a functional unit of DNA. it code ऑफ पर्टिकुलर जीन, ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर जीन को कोड करता है। रिकॉन की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड रिकॉन। म्यूटॉन की अगर हम बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ जीन म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटॉन। आगे अगर हम देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण जो है, अगर हम देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी से संबंधित, चेंज इन जीन अरेंजमेंट। ठीक है, जीन्स के अरेंजमेंट में चेंज या परिवर्तन, और इसको हम क्रोमोसोमल अबरविएशन या स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम भी कहते हैं। मे बी प्रेजेंट नेचुरली और कैन बी आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड। ये प्राकृतिक रूप से भी पाया जा सकता है क्रोमोसोम में चेंज, और इसको आर्टिफिशियली भी क्या किया जा सकता है? आर्टिफिशियली भी इसको हम जो है इंड्यूस कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी इसको इंड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। फर्स्ट वन इज डिलीशन और डेफिशिएंसी, जिसको हम हिंदी में विलोपन कहते हैं। सेकेंड वन इज डुप्लीकेशन और एडिशन, जिसको हम हिंदी में द्विगुणन बोलते हैं। थर्ड वन इज ट्रांसलोकेशन, दैट इज कॉल्ड स्थानांतरण। और चौथा है इन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड प्रतिलोमन। इसको हम, ये 4 तरह का क्रोमोसोम चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं हम डिलीशन की। डिलीशन या डेफिशिएंसी की बात करें तो इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा या तो टूट जाता है या उसका लॉस हो जाता है। और ये कैट लाइक क्राई एक डिजीज होती है चिल्ड्रन के अंदर, विच इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोसेफेली। ठीक है, स्मॉल हेड, मतलब इसमें क्या होता है कैट लाइक क्राई में, कि जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर उनमें किसी क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, तो उनमें जो डिजीज होती है कैट लाइक क्राइस में माइक्रोसेफेली हो जाता है, मतलब उनका जो सिर होता है वो बहुत छोटा होता है, बॉडी बहुत बड़ी होती है। जैसे इसके एग्जांपल में हम देखें, ये 3 जी क्रोमोसोम के अंदर 3 सेगमेंट हैं। ठीक है, ए बी सी, इसमें से बी जो है ये अलग हो जाता है, ए और सी बचता है, तो दैट इज डिलीशन और डेफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा है डुप्लीकेशन और एडिशन। डुप्लीकेशन और एडिशन, एडिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में कुछ नए जीन्स जुड़ जाएं या कोई क्रोमोसोम का में कोई नया सेगमेंट आकर के ऐड हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन और एडिशन। डुप्लीकेशन असमान क्रॉसिंग ओवर में देखने को मिलता है, ये मतलब डिसिमिलर जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें देखने को मिलता है, और इससे जो एक डिजीज होती है वो बार आई ऑफ ड्रोसोफिला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर बात करें ट्रांसलोकेशन की, किसकी बात करें? ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन है एलोजिटिमेट, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इसको, इलोजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, द प्रोसेस इन विच देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो है म्यूचुअल क्रोमोसोम जो सेगमेंट होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, और ये मोस्टली क्रॉसिंग ओवर में देखने को मिलता है।
ठीक है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन को सर्वप्रथम इवनिंग प्रिमरोज एक प्लांट है, नहीं जिसको हम सॉरी एनिमल है, जिसको हम वाइनोथेरा लेमार्कियाना कहते हैं, इसमें म्यूटेशन के रूप में ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा सबसे पहले देखा गया था। अगर हम इन्वर्जन की बात करें, इन्वर्जन की बात करें तो क्रोमोसोम ब्रेक एट 2 points, the broken piece rotates through 180 degree and these reunits in reverse order। मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम 2 पॉइंट पे टूटता है, ठीक है, और फिर वो क्या होता है 180 घूम जाते हैं दोनों पॉइंट, और फिर वो रीयूनिट करके जुड़ जाते हैं। फॉर नॉर्मल पेयरिंग बोथ द क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस पेयर विल बी फॉर्म्ड एज लूप, और ये एक लूप बना लेते हैं। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में, ये कुछ जीन्स हैं ABCDEFGHI। इसमें जो अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देखो कि जो D और F और E, ये जो है DFE, ये लूप के रूप में बन गया। मतलब ये क्या हो गया, टूट गया। ABC और GHI अलग है, तो ABC अपनी जगह है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि रीपेयरिंग हुई इसकी, तो DEF की जगह FED हो गया ये, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है इसमें किस में होता है, ये होता है इन्वर्जन में, ठीक है। और पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक दो तरह का इन्वर्जन होता है, एक तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है और एक पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता है। पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक दो तरह का इन्वर्जन होता है। इन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर इज नो प्रेजेंट इन इन्वर्टेड पोर्शन और सेगमेंट, ठीक है। अगर हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर की बात करें तो ये इन्वर्टेड पोर्शन में नहीं पाया जाता है, इसको पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। और इफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन इन्वर्टेड सेक्शन, मतलब जब इन्वर्टेड सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अब है ट्रांसलोकेशन। इन इन्वर्जन आर एसोसिएटेड विद पुअर सीड सेटिंग एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेमी स्टेरिलिटी। मतलब ये ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन जो है ये किससे जुड़ा होता है, सीड सेटिंग से, पुअर सीड सेटिंग से, और जो है सेमी स्टेरिलिटी के कंसिडरेबल अमाउंट से जुड़ा होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, अगर हम न्यूमेरिकल चेंज की बात करें क्रोमोसोम में तो दो तरह का होता है, एक तो एन्यूप्लॉइडी और एक यूप्लॉइडी, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी की अगर हम बात करते हैं तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उससे क्रोमोसोम घटते हैं। जैसे मोनोसोमी होगा तो उसमें एक क्रोमोसोम घट जाएगा, नुलिसोमी होगा तो उसमें 2 क्रोमोसोम घट जाएंगे, ट्राइसोमी होगा तो इसमें क्रोमोसोम जुड़ेगा, ठीक है, एक क्रोमोसोम जुड़ जाएगा। टेट्रासोमी होगा तो उसमें 2 क्रोमोसोम जुड़ जाएंगे। जैसे मोनोसोमी की अगर हम बात करें तो देखेंगे द नंबर ऑफ मोनोसोमिक्स पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, वो उसके बराबर हो सकते हैं मोनोसोमिक्स। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें 21 मोनोसोमिक्स वर प्रोड्यूस्ड इन व्हीट बाई E.R. सीयर्स। मतलब E.R. सीयर्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 21 मोनोसोमिक्स को व्हीट में प्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे कि जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है उसमें से हटा दो, ठीक, आर कॉल्ड डबल मोनोसोमिक्स। अगर सिंगल क्रोमोसोम 2 बार जा रहा है तो उसको डबल मोनोसोमिक्स बोलते हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स रिमूव्ड आर नॉट होमोलोगस, और 2 क्रोमोसोम जो एक साथ रिमूव होंगे वो दोनों अगर होमोलोगस नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल मोनोसोमिक्स। अगर 2 क्रोमोसोम एक साथ रिमूव हो रहे हैं और होमोलोगस हैं तो उसको हम नुलिसोमी बोलते हैं, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स में वो इसी के कारण डबल मोनोसोमिक्स के, ये मोनोसोमी का
एक क्या है, उदाहरण है। ठीक है, नुलिशोमी में लैकिंग ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब जब सीधे सीधे एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम चला जाए, डिलीट हो जाए या निकल जाए, तो उसको हम नुलिशोमी कहते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी की अगर हम बात करें तो ट्राइसोमी में क्या होता है, वन फर्स्ट इज ऑब्जर्व बाई ब्लैकिस्ली इन धतूरा स्ट्रोमोनियम जिम्सन वीड, मतलब सबसे पहले ब्लैकिस्ली ने ट्राइसोमी को धतूरा स्ट्रोमोनियम में देखा था। और ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम देखें तो क्या होता है कि एक सिंगल क्रोमोसोम जुड़ जाता है और इसके कारण डाउन सिंड्रोम, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैनीगोलियन इडियट्स बोलते हैं इसको, डाउन सिंड्रोम को। तो ये इसकी इसी के कारण, ट्राइसोमी के कारण होता है। और इसमें जो है ऑटोसोमिक ट्राइसोमी फॉर क्रोमोसोम विच वेस रिपोर्टेड बाई लैंगडॉन डाउन ऑफ इंग्लैंड मैन इन 1886, मतलब इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे लैंगडन डाउन, उन्होंने ट्राइसोमी, ऑटोसोमिक ट्राइसोमी के रूप में इसको देखा था, रिपोर्ट किया था 1886 में। ठीक है, और जो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी इसी का एक तरीके का यूज है। इसमें क्या होता है, XX बाई क्रोमोसोम, नॉर्मल मेल बट लो स्पर्म काउंट, इसमें मेल होता है लेकिन वो स्टेराइल होता है। तो ये डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ये ट्राइसोमी के उदाहरण हैं। और जो है वो जो टर्नर सिंड्रोम था वो किसका था, मोनोसोमी का उदाहरण था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टेट्रासोमी की, टेट्रासोमी की बात करें तो सीधा सीधा एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, टेट्रासोमी कहते हैं इसको। यूप्लॉइडी क्या होता है, वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर विच इज होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर आर कॉल्ड यूप्लॉइड्स, मतलब कि एक या एक से अधिक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का जो होता है वो मल्टीपल होता है। जैसे n=7, 2n=14, ठीक है, और 2n=21, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइड ही बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये है मोनोप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड, ये टेट्राप्लॉइड और ये हेक्साप्लॉइड जी, ये इसके आधार पर हम लोग इसको काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड क्या होते हैं। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू इट्स डिप्लॉइड, मतलब जब डिप्लॉइड के कंपेयर्ड में उसके आधे क्रोमोसोम होते हैं तो उसको हम हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड बोलते हैं। और व्हीट में जैसे ये होता है तो व्हीट में 2n=6x=42, तो ये हेक्साप्लॉइड व्हीट होता है जो हम लोग खाते हैं। अगर हम इसका देखें ट्रिप्लॉइड और या हैप्लॉइड देखेंगे तो ये ट्रिप्लॉइड जो है 21 है और हैप्लॉइड इसका कितना हो रहा, हैप्लॉइड हो रहा 3x। ठीक है, आगे सिंगल बेसिस सेट ऑफ क्रोमोसोम, बार्ले में अगर हम देखेंगे 2n=x=7, ये हैप्लॉइड है मोनोप्लॉइड। मेज में 10 होगा। एक्स क्या है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। बेस्ट मेथड ऑफ हैप्लॉइड प्रोडक्शन इन पोलन कल्चर। ठीक है, ये पूरा वीडियो आपका म्यूटेशन से संबंधित, क्रोमोसोम एबरविएशन से संबंधित था। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। कोई समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, आंसर आपको कमेंट में मिलेगा। बाकी इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए अगर आप लोग पीजीटी की निरंतर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियोस को रोज़ मिलेंगे, आपको रोज़ देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई झांसी में रह करके मुझसे कोचिंग लेना चाहता है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो वो मेरे नंबर पर संपर्क करे, जो कि नंबर है मेरा 8318223212। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर पिछोर है मेडिकल के पास में, यहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जो है पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड का बैच मैं जो है 1 जुलाई से शुरू करूँगा। ये कंप्लीट तय है, अगर पहले लोग मिल जाते हैं तो शुरू कर दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बैच शुरू करूंगा, तो आप लोग चाहें तो
ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो फ्री में आपको मिलेंगे देखने के लिए, यूट्यूब पर देखेंगे तो पूरे वीडियो मिलेंगे। तो आप लोगों को इसी तरीके से जो है वीडियो को पूरा देखना होगा, नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।